आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। झांसी के पुलिस लाइन ग्राउंड में आज रिक्रूट दीक्षांत समारोह का शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान झांसी में प्रशिक्षण पाने वाले रिक्रूट आरक्षी की भव्य पासिंग आउट परेड भी हुई, जिसमें कदमताल करते ये नए आरक्षी आज अपने भविष्य की नींव रखने चल पड़े। मुख्य अतिथि के रूप में आईजी झांसी सुभाष चंद्र बघेल के साथ ही एसएसपी झांसी दिनेश कुमार पी, एसएसपी आरए झांसी राहुल मिठास के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आईजी सुभाष बघेल ने नए आरक्षियों को भविष्य की शुरुआत के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इनका प्रशिक्षण बेहद ही सकारात्मक और प्रयोगात्मक तरीके से कराया गया है, जिसका भविष्य में उनको लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। क्या चैलेंज आने वाला है भविष्य में? आज पुलिस लाइन्स झांसी में यहाँ पर हमारे पीएससी के 252 रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई है और इस पासिंग आउट परेड में यहाँ पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी और सारे अधिकारी, जिलाधिकारी झांसी और जो हमारे रिक्रूट आरक्षी हैं इनके परिवार के सदस्यगण, ये सभी लोग मौजूद रहे। बहुत ही जो परिश्रम हुआ है वो आज दिखाई दे रहा था ग्राउंड पर। एसएसपी झांसी और उनकी टीम ने जो बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण इन लोगों को दिया है और जहां अनुशासन की बात है उसमें ये लड़के, इन्होंने कभी कोई समस्या नहीं आने दिया और हम उम्मीद करते हैं भविष्य में भी बढ़िया काम करें। इनकी सिखलाई बहुत अच्छी हुई है। इनकी जो परेड और जो आज जो पूरी ड्रिल थी वो देखने लायक थी। तो मैं सभी को यहाँ पर एसएसपी झांसी साहब और उनकी टीम को जो इस बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया उसके लिए, जो परेड ग्राउंड का जो मेंटेनेंस यहाँ पर किया गया पुलिस लाइन में, उसके लिए सभी को बधाई दे रहा हूँ। और विशेष रूप से मैं उन सभी 252 रिक्रूट आरक्षी जो हमारे पीएससी के रिक्रूट आरक्षी हैं, यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, अब ये अपने जो स्थान इनके निर्धारित हैं वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करेंगे अग्रिम ड्यूटी के लिए। मैं उन सभी रिक्रूट आरक्षियों को, उनके परिवार के सदस्यों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे परिवार में ये सम्मिलित तो पहले ही हो गए थे, लेकिन अब आगे प्रशिक्षण के बाद इनका रोल जो है बहुत चेंज हो जाएगा, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। तो आज इनको जो है शपथ पत्र भी जो है वो पढ़ाया गया है, इन लोगों को बताया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से प्रशिक्षण उन्होंने झांसी में लिया है, ये सभी लड़के जीवन भर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम रोशन करते रहेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े दर्जनों पत्रकार ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा की अगुवाई में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम विनोद कुमार सिंह को सौंपते हुए प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पत्रकार उत्पीड़न सहित पत्रकारों की हत्या पर रोक, पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार स्थायी समिति की बैठक शासनादेश के अनुसार प्रतिमाह आयोजित करवाने की मांग की है। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी ने ज्ञापन को तत्काल शासन तक पहुंचाने सहित स्थानीय स्तर के मामले को तत्काल निरस्त करने का आश्वासन दिया। प्रदेश भर में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों की जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 2 दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम रखा था। कल पूरी तहसीलों में, जितनी भी तहसीलें हैं, सहारनपुर में 5 तहसीलें, उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाइयों द्वारा एसडीएम्स को ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर हमारे सभी पत्रकार साथियों ने, जिसमें हमारे सभी जिम्मेदार साथी जो संगठन के हैं, जिसमें नवाजिश खान साहब, अनीस सिद्दीकी साहब, राजकुमार शर्मा जी, नफीसुर रहमान साहब, अनुज प्रताप सैनी साहब, सुधीर गुम्बर जी और अजमत अली साहब, सतीश आज़ाद साहब, हमारे कमल कश्यप जी, हमारे कल्याण जी और तमाम हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भीड़ को इकट्ठा न करते हुए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 3 बिंदु पर ज्ञापन में बात रखी है। पहला बिंदु था कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा था पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। तीसरा था जो जिला स्तरीय स्थायी समितियों की बैठकें होती हैं, वो शासन आदेश के अनुसार प्रतिमाह होनी चाहिए। बैठकें लगातार 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी नहीं हो पाती हैं। ये बड़ी दुखदाई बात है कि शासन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन आदेश के मुताबिक कार्य बैठकें आयोजित की जाएं। और जो अभी हत्या हुई है हमारे साथी की गाजियाबाद में, विक्रम जोशी की, ऐसी हत्याओं पर की पुनरावृत्ति ना हो। सहारनपुर में आशीष धीमान एक हत्याकांड हुआ था, दोनों भाइयों को मार दिया गया था। इस तरीके से इन पर रोक लगाई जाए और जो पत्रकारों से संबंधित कोई मामले आते हैं, पीड़ित पत्रकार के साथ अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मामले आते हैं, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए, ताकि गुंडे माफियाओं पर और जो ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों को सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ उन लोगों पर एक मजबूती से अंकुश लग सके।
सहारनपुर में रक्षाबंधन के पवित्र पावन त्योहार को लेकर डीआईजी रेंज श्री उपेंद्र अग्रवाल ने थाना क्षेत्रों के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। उनका कहना है कि सभी राखी के सजे बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल वर्दी और सादे कपड़ों में मुस्तैद रहेगा। साथ ही 3 अगस्त को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के कड़े इंतजाम भी रहेंगे। देखिए, बकरीद के परिप्रेक्ष्य में पूर्व से ही पुलिस मुख्यालय द्वारा कई निर्देश निर्गत किए गए थे, जिनको तीनों ही जिले के पुलिस अधीक्षकगण को भेजा गया था, जिस क्रम में जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की बैठक की गई है और सभी को बताया गया है कि पूर्व के जो विवाद है उनको वो देख लें और आवश्यकता पड़े तो उन गाँवों में जाकर के पीस कमेटी की बैठक कर लें। रेंज के जो तीनों जिले हैं उसमें पूर्व से ही 11 कंपनी फोर्स अलॉटेड थी। बकरीद को लेकर के एक कंपनी मुजफ्फरनगर, एक कंपनी सहारनपुर में अतिरिक्त दी गई है। साथ ही तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षकगण को ये निर्देशित भी किया गया है कि जो शासन के निर्देश हैं वो 100% पालन करें। जो कोरोना महामारी इस वक्त फैली हुई है उस क्रम में कई निर्देश दिए गए हैं, लॉकडाउन का अनुपालन, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन। इसी क्रम में जो सामूहिक नमाज है उससे बचा जाए और इसकी अपील करवाई जा रही है जो भी धर्मगुरु है उनसे कि सामूहिक नमाज नहीं होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर कोई कुर्बानी, किसी प्रकार की कोई कुर्बानी भी प्रतिबंधित है। तो जो भी शासन और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश है उनका 100% अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर के आदेशानुसार टाउन चौकी पर सीएलजी सदस्यों की बैठक पुलिस उपाधीक्षक मदन लाल जैफ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सीएलजी की बैठक में उपखंड क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए इसे फैलने से रोकने के विभिन्न उपायों और सावधानियों पर चर्चा की गई। इस दौरान सीओ मदन लाल जैफ ने रक्षाबंधन और ईद के पर्व के मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों की पालना करते हुए कहा कि इन पर्वों पर काफी भीड़भाड़ होती है, जिसे कोरोना के चलते सावधानी व नियंत्रित करना हम सभी का दायित्व है। वहीं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की अनिवार्यता पर जोर दिया। साथ ही बाजार के खुलने के समय के बारे में उपखंड स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर निर्णय की बात कही। आज दिनांक 30/7/2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब, डीओ साहब, एसएसओ साहब और कस्बे लीग के सीएलजी सदस्य एंड खाद्य सदस्यों की मीटिंग ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए ईदी और जो कोरोना महामारी चल रही उसके संबंध में पूरी अवेयरनेस के लिए तो उनसे अपील की, गुजारिश की कि आप गांव, मोहल्ले, परिवार को जागरूक करके सावचेत करें, सावधान रहने के लिए उनको बताएं, अब अपने आप को सैनिटाइजर करें, बार बार हाथ धोएं और एक सबसे अहम बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और घर से जब बहुत ज़रूरी कभी बाहर निकले, बाजार में बाहर कम से कम निकले। इस संबंध में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक जो लीग का एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ईओ साहब हैं, शिक्षा अधिकारी, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे और इस संबंध में आवश्यक हुआ तो श्रीमान के हिसाब से बिल्कुल निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अपने प्रस्ताव भिजवाएंगे। सहारनपुर में आज सैकड़ों परिवहन निगम विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार व यूपी सरकार का विरोध करते हुए परिवहन विभाग कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन क्षेत्रीय मंत्री राजकुमार तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार व यूपी सरकार द्वारा जो परिवहन निगम बसों का काले कानून को लागू किया है, इसका हम सभी जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर 25% परिवहन निगम विभाग की बसों को कम करते हुए निजी प्राइवेट बस स्वामियों को परमिट देने की तैयारी केंद्र सरकार व यूपी सरकार प्लानिंग कर रही है। अगर सरकार ने निजीकरण की योजना बंद नहीं की तो प्रदेश सरकार जो भी दिशा निर्देश कर्मचारियों के लिए देगी उसके बाद हम रोड जाम करने का काम करेंगे। श्री क्यों कह रहे, क्या मांगे आपकी? राजकुमार तोमर, क्षेत्रीय मंत्री यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन। केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे मात्र 7.33 राष्ट्रीयकृत मार्गों को भी लगातार घटा दी जा रही है तथा अभी एक काला कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों से 25% उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को कम करते हुए निजी बस स्वामियों को परमिट देने की प्लानिंग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसके विरोध में आज हम लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें यदि सरकार द्वारा ये निजीकरण की योजना बंद नहीं की गई तो प्रदेश द्वारा जो भी निर्देश कर्मचारियों को दिया जाएगा, क्षेत्र का कर्मचारी 100% पालन करते हुए
चाहे उसमें चक्का जाम हड़ताल हो, चाहे उसमें जो है सड़क जाम हो, चाहे उसमें जो है अन्य कोई भी आंदोलन हो, उसका पालन किया जाए। भारतीय किसान यूनियन तोमर सदस्यों ने बड़गांव विद्युत खंडीय अभियंता को विद्युत संबंधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन तोमर के युवा जिला अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसान के एक ट्यूबवेल के 2-2 कनेक्शन करके उनके बिल भेजे जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना बिल हर माह जमा करा रहा है उसका बिल भी 60-60 हजार रुपये प्रति माह आ रहा है। ट्यूबवेल का बिल 10,000 रुपये होने पर यह लोग कनेक्शन काट देते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि टाउन की लाइन अलग हो और जो बिलों में गड़बड़ी हो वह ठीक हो। जो 11,000 की विद्युत की लाइन बस्ती और बाजारों के बीच से होकर जा रही है, एलटी के ऊपर एचटी लगा रखी है, वो हटाई जाए। उन्होंने विद्युत स्टाफ पर आरोप लगाते हुए बताया कि स्टाफ किसानों के साथ अभद्रता करता है। मेरा नाम श्याम सिंह राणा है, भारतीय किसान यूनियन तोमर से युवा जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर का। ज्ञापन दिया गया आज हमने यहाँ पे एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी करा थोड़ा सा, और बड़गांव जेई को एक ज्ञापन दिया। बड़गांव फीडर पे ये वैसे तो समस्या पूरे ज़िले की है, पूरे प्रदेश की है, लेकिन यहाँ पे इतना शोषण किया जा रहा है उपभोक्ता का, किसानों का। ट्यूबवेलों के एक कनेक्शन है, 2-2 कनेक्शन करके उनका बिल भेजा जा रहा। जिस आदमी ने बराबर हर महीने का बिल जमा कर रहा, उसका भी घर का बिल 60-60 हज़ार रुपया रहा अगले महीने में एकदम से। ऐसे ही ट्यूबवेलों का बिल है 10-10 हज़ार रुपये मात्र पे कनेक्शन काट दे रहे हैं लोग। और मेन एक समस्या है कि जब टाउन में है, ये बड़गांव टाउन में है, तो टाउन की लाइन अलग ही होती है सब जगह, एक फीडर अलग होता है टाउन का। वो पहले था, जैसे 6-7 महीने पहले था। तो इन लोगों ने क्या काम किया, एल&टी कंपनी बता रहे हैं जय साहब कि उसने जो लाइन लगी हुई थी, खंबे लगे हुए थे, खंबे खाली खड़े हैं और तार हटा लिए। उन तारों का पता नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, और आगे देहात से जोड़ दिए लाइन टाउन की। मांग हमने ये की है कि एक तो टाउन की जो लाइन है वो अलग हो, दूसरा जो बिलों में गड़बड़ी है वो ठीक हो, तीसरा जो 11,000 बस्ती के बीच में को गई हुई है, बाज़ार के बीच में गई हुई है, एलटी के ऊपर एसटी लगा रखी इन लोगों ने, वो हटाई जाए। और स्टाफ बहुत बदतमीजी करता है, यहाँ किसान के साथ में बात नहीं करता सही तरीके से, उसे कोई जानकारी नहीं देता। अगर पूछने के लिए आते हैं गाली गलौज तक करते हैं, यहाँ धक्का मुक्की तक कर देते हैं किसानों के साथ में। सहारनपुर देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव घलौली में कुछ ग्रामीणों ने भयानक बीमारी कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए गांव की गलियों और घरों को अपने खर्च से सैनिटाइज किया। इतना ही नहीं, बाइकों पर जा रहे लोगों को फेस मास्क भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव के युवाओं द्वारा पैसा इकट्ठा करके सैनिटाइज करने का काम किया गया है। वहीं गांव वालों का आरोप है कि शासन प्रशासन और ग्राम प्रधान की ओर से सैनिटाइज और मास्क बांटने का कार्य अभी तक नहीं किया गया। इसीलिए कोरोना महामारी की बीमारी को देखते हुए युवाओं ने यह कदम उठाया है। अभिषेक त्यागी जी, आज जो सैनिटाइज किया जा रहा है, ये किसकी ओर से किया जा रहा है? ये यहाँ के जो युवा हैं गांव के, उन्होंने पैसा इकट्ठा करके सैनिटाइज और मास्क बांटने का काम किया जा रहा है। शासन और प्रशासन और प्रधान, ग्राम प्रधान की तरफ से यहाँ पे कोई सैनिटाइजिंग या कोई मास्क वितरण या कोई साफ़ सफाई का कार्य अभी तक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि प्रशासन की तरफ से अभी काफ़ी पैसा इस काम के लिए आया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई काम अभी तक नहीं हुआ। और कोरोना महामारी की बीमारी को देखते हुए युवाओं ने ये कदम उठाया। बयाना में बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन हादसे हो रहे हैं। मामला भीमनगर पहरिया का है, जहां 11 केवी की लाइट का तार टूटकर एक 9 वर्षीय बालिका के ऊपर जा गिरा, जिससे करंट लगने से बच्ची झुलस कर दूर जा गिरी। वहीं परिजनों द्वारा बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची का प्राथमिक उपचार जारी है। उधर लोग बिजली निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आए दिन 11 केवी लाइट के तार आए दिन टूटते रहते हैं। कई दिन शिकायत करने पर उसी तार को जोड़ दिया जाता है, जो बार बार टूटता रहता है। नाली साहब नीचे बरसात पड़ी, जो नाली साफ कर रही हूँ, ऊपर से 11 केवी लाइन टूट गई। और अक्सर हर 10 दिन 15 दिन टूटती रही लाइन, क्योंकि बाद नेक जुड़ जाए, बार बार टूट जाओ लाइन माथे। और लाइन की कार्रवाई होनी चाहिए, या तो लाइन दोबारा नहीं करे, या फिर वायसे जॉइंट करें, या तो टूटे नहीं। प्रभु श्री राम जन जन में व्याप्त हैं। ऐसे में जब अयोध्या में प्रभु के मंदिर के निर्माण का सपना साकार हो रहा है, तो पूरे देश के अंदर जनमानस में खुशी की लहर है। कोई महाआरती की तैयारी कर रहा है, तो कोई दीपक से अपने घर और आंगन को सजाने की तैयारी करने में लगा हुआ है।
तहसील इगलास क्षेत्र के दिसवार गांव के रामकुमार तो पैदल ही गंगाजल लेकर कस्बा बेसवा के धरणीधर सरोवर मंदिर से अयोध्या की ओर नंगे पैर पैदल ही प्रस्थान कर गए। विश्वामित्र की नगरी बेसवा स्थित सरोवर से उन्होंने जल भरा और करीब 700 किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल ही तय करने का निर्णय लिया। इगलास तहसील के गांव दिसवार निवासी रामकुमार प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वह बताते हैं कि वर्षों से उनकी आस थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने। आप कहाँ पर जा रहे हैं जल लेकर? मैं जल लेकर अयोध्या के लिए जा रहा हूँ। अयोध्या जो विश्वामित्र जी ने यहाँ यज्ञ करी थी, वहाँ पे राम लक्ष्मण को लेके आए थे यज्ञ के लिए, और यहाँ यज्ञ सफल हो जाए। यहाँ राक्षस बहुत है, उनकी वजह से वो राजा दशरथ के पुत्र हैं राम लखन, दोनों भाई आए थे, यहाँ यज्ञ सफल करवाई। और इस जगह का नाम विश्वामित्र है, बेसवा के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह हमारी। और इसमें भूतनाथ मारी और वहाँ पे जाके यहाँ इनका वध किया रामचंद्र जी ने। यहाँ की पावन मिट्टी और जल लेके मैं अयोध्या के लिए पैदल जा रहा हूँ। धर्म रक्षा संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन ब्रज बिहार कॉलोनी में किया गया। धर्म रक्षा संघ की रजतशिला यात्रा के संयोजक श्री गोपेश गोस्वामी ने बताया कि अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर की नींव में लगने वाली प्रथम 5 शिलाओं में से एक रजतशिला वृंदावन एवं संपूर्ण ब्रज 84 कोस की पवित्र रज के साथ यमुना एवं कुंडों के जल से निर्मित की गई है। रजतशिला का प्रथम पूजन एवं अनावरण श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने किया। उसके बाद अनेकों संत महापुरुषों, धर्माचार्यों एवं ब्रजवासियों ने इस रजतशिला का पूजन किया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बताया कि रजतशिला पूजन कार्यक्रम की श्रृंखला में अनेकों स्थानों पर पूजन होने के बाद कल 31 जुलाई प्रातः 10 बजे ब्रज के प्रमुख मंदिर ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में रजतशिला का पूजन होगा और श्री बांके बिहारी मंदिर में रजतशिला की यात्रा केसी घाट पर पहुंचेगी। केसी घाट में दोपहर 12 बजे यमुना पूजन किया जाएगा। उसी समय यमुना पूजन करने के बाद ब्रज की गोपियां एवं ब्रजवासी महिलाएं यमुना जल कलश में लेकर एवं वृंदावन के प्रमुख संत, धर्माचार्य और धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यमुना की रज बालू को अपने मस्तक पर रखकर श्री भागवत मंदिर गोपाल खार में एकत्रित होंगे। इसके बाद 1 अगस्त शनिवार को दोपहर 1 बजे श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से रजतशिला यात्रा का प्रारंभ श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए किया जाएगा। धर्म रक्षा संघ की आज जो प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य था ये बताना था कि जो धर्म रक्षा संघ के द्वारा निर्मित रजतशिला है, जिसमें ब्रज की 84 कोस की मिट्टी है, ब्रज के जितने कुंड हैं उनके जलों का स्पर्श है, वह रजतशिला आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंची है और योगी जी उसका आज पूजन करेंगे। धर्म रक्षा संघ के समस्त पदाधिकारी वहां लखनऊ गए हुए हैं। उसके बाद वो रजतशिला कल वृंदावन आएगी और बांके बिहारी जी के मंदिर में वहाँ के गोस्वामी समाज के लोग उसका पूजन करेंगे, ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श से कराया जाएगा। उसके बाद वह रजतशिला वहाँ से यात्रा के द्वारा ब्रजवासी समस्त पदाधिकारी और ब्रज के लोग उसको लेके यमुना जल से केशी घाट पे उसका यमुना जल से पुनः उसका स्नान कराएंगे। तत्पश्चात हम उसको कृष्ण जन्मभूमि से होते हुए अयोध्या के लिए ले जाएंगे। रामनिवासी खाली का कुछ चीज़ें के साथ जुड़ने में किसी की सौभाग्य बढ़ता है और किसी के सानिध्य आने में उसका सौभाग्य बढ़ जाता है। रामलला मंदिर तो ब्रज की रज का सानिध्य मिलने से, जो कि उनके ही अवतार, त्रेता में राम अवतार हुए थे, द्वापर में कृष्ण अवतार हुए थे। तुलसीदास जी ने में दोनों में भेद न करते समन्वय करके बताया था। तो ऐसे में यदि राम जन्मभूमि का यदि मंदिर बन रहा है तो ये सोचिए कि वह ब्रज के लला का ही भी मंदिर है। राम लला के साथ साथ में ब्रज के लला का भी मंदिर है और यहाँ से जो पूर्ण रूप से 84 कोस की हर जगह की मिट्टी रज, क्योंकि द्वापर में त्रेता के यदि यमुना जी वहाँ पे हैं, साकेत धाम है, तो द्वापर का यहाँ पे यमुना जी हैं, गिरिराज जी है और ब्रज की रज है। तो यह दोनों का संयुक्त मिलन होने के कारण से इसमें संधि त्रेता और द्वापर युग की होती है और पूर्ण अवतार समर्पित हो जाते हैं। इसलिए ब्रज की रज की, ब्रज की शिला की और ब्रज की मिट्टी की
वहाँ पे विशेष उपयोगिता होगी। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव अकरावत का रहने वाला युवक सोनू आज से करीब 4 दिन पहले अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने दोस्तों पर शक जाहिर करते हुए अपहरण का मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जब सोनू के 2 दोस्तों अनिल और पप्पू से पूछताछ की तो पूछताछ में अनिल का मृतक युवक सोनू की पत्नी के अनिल के साथ अवैध संबंध थे। जब इस बात की जानकारी सोनू और उसके परिजनों को हुई तो उन्होंने अवैध संबंधों का विरोध किया। यह बात लगातार सोनू के दोस्त अनिल को नागवार गुजर रही थी। एक दिन मौका पाकर खैर थाना क्षेत्र के गांव धुंदी नगला के रहने वाले पप्पू ने सोनू को काम दिलाने के बहाने फोन करके अपने पास बुलाया और फिर तीनों दोस्तों ने सोनू को एक जंगल के बीच ले जाकर गला घोंटकर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इस मामले में एक अभियुक्त को कल और 2 अभियुक्तों को मात्र 20 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। 23 तारीख को शाम में एक अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे सोनू की गुमशुदगी के विषय में थाना नोधा पर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक दिन से उसका बेटा लापता है और उसको रात भर पुलिस ने तलाश किया लगातार। कल सुबह में उन्होंने जो है उसके मित्रों के शक जताते हुए कह थी कि इन्होंने संभवतः इसका अपहरण कर लिया है, जिस संबंध में FIR दर्ज कर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। जो नामजद व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति पप्पू, उसने जो है इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इन्होंने 3 लड़कों ने, पप्पू, रोहित और अनिल, इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है और पप्पू की निशानदेही पे थाना खैर क्षेत्र में एक जंगलों में जो है उसकी पेड़ के नीचे बॉडी मिली है और शव के पास कुछ ही दूरी पर जो है उसका बाइक मिला है। पप्पू और अनिल की इसमें गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो हत्या का मोटिव ये बताया जा रहा है कि अनिल ने स्वीकार किया कि उस मृतक की पत्नी के साथ उसके संबंध हो गए थे और इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी और इसमें रोहित और अन्य के विरुद्ध जो है विवेचना प्रस्तुत है। देश में राम मंदिर को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर भूमि पूजन व शिलान्यास के लिए अयोध्या से लेकर अन्य शहरों में उत्साह है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों से मिले आतंकी हमले के इनपुट के बाद कुछ शहरों व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा मुख्यमंत्री की ओर से बढ़ाई जाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद आज आगरा रेंज के IG A सतीश गणेश ने मथुरा आकर अधिकारियों के साथ सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं अपराधों की समीक्षा की बैठक ली। बैठक के उपरांत मीडिया से बात करते हुए IG सतीश गणेश ने बताया कि मुख्यमंत्री की बैठक में काफी विस्तार से जो दिशा निर्देश मिले हैं उन्हीं के अनुपालन में यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी 3 त्योहारों ईद, रक्षाबंधन व 5 तारीख को लेकर सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है, जिसमें सेक्टर व्यवस्था को लागू करते हुए अधिकारियों को सेक्टर वार जिम्मेदारी सौंपी गई है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफ़ी विस्तार से हम लोग को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें जो आने वाले समय में 3 पर्व हैं, 1 तारीख को एक पर्व है, 3 तारीख को एक पर्व है और 5 तारीख, तीनों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हमें करनी है। सेक्टर स्कीम जो है वो लागू की जाएगी और सभी क्षेत्राधिकारी और जो हमारे राजपत्रित अधिकारीगण हैं उनको जिम्मेदारी का इलाका दिया गया है और जो आज रिक्रूट यहाँ से पास आउट हो रहे हैं जिनकी संख्या करीब 150 के आसपास है, इनको भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग रोक रहे हैं और इनकी टोलियाँ बनाकर जो शहर के संवेदनशील स्थान है वहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। एक्सप्रेस है और अगर हम बात कर रहे हैं हाईवे की तो इस पर किस तरीके से सुरक्षा रहेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हाई अलर्ट घोषित हुआ है तो ख़ास तौर से जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, यानी कि जो अंतर्राज्यीय हमारे जो सीमाएँ हैं उन पर चेकिंग और सतत जिसको कहते हैं सतर्कता बरतने के निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।